Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to series of Python. स्ट्रिंग में जब भी हमें, क्योंकि हम बहुत बड़े डाटा सेट के साथ काम कर रहे होते हैं, बहुत सी पैराग्राफ के साथ काम कर रहे होते हैं, और इस केस में जब हमें पैराग्राफ के दरमियान में पैराग्राफ को स्प्लिट करना हो या बहुत डिस्ट्रीब्यूट करना हो, स्प्लिट करना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट स्केप सीक्वेंसेस यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो नंबर 1 स्केप सीक्वेंस है, दैट इज़ अ न्यू लाइन, और वो हम किससे शो कर रहे होते हैं, वो हम \n से शो कर रहे होते हैं, राइट। तो जैसे ही मैंने स्ट्रिंग 1 पास की और मैंने कहा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम एंड देन \n एंड देन दिस इज माय सेकंड स्ट्रिंग, और जब मैंने उसको प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं कि हमारी लाइन जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई है। अब ये इसके दरमियान में गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि, ठीक है, अब ये गैप खत्म हो गया, ठीक है। जब हम \n देते हैं और उसके बाद अगर आपका स्पेस है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको इंडेंटेशन नजर आएगी, राइट। सेकेंड स्केप सीक्वेंस इज टैब। बहुत से सिनेरियोज में हम चाह रहे होते हैं कि हमारे एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान में काफ़ी सारी स्पेस आ जाए, ठीक है। तो वो स्पेस हम किस तरह से दे सकते हैं, वो हम देते हैं \t से। टैब जो होती है बेसिकली वो पाइथन में हमारे 4 स्पेसिस होती हैं। 4 स्पेसिस इज इक्वल्स टू 1 टैब, राइट। और अगर हम इनके दरमियान में स्पेस देनी हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, अगेन हमने उसी स्ट्रिंग को कॉपी किया, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग, और दरमियान में हमने दिया \t। अब ये क्या करेगा, ये हमारे एक सेंटेंस और उसके बाद जो आ रहा है दूसरा सेंटेंस, उसके दरमियान में 4 स्पेसेस इंसर्ट कर देगा, एक टैब की स्पेस इंसर्ट कर देगा, राइट। और जब हमने प्रेस किया, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया, तो हियर इज द रिजल्ट, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रिंग्स। अब देख लेते हैं स्ट्रिंग्स के फंक्शंस को। स्ट्रिंग्स के बहुत से फंक्शंस हैं। द फर्स्ट वन इज द कंकैटिनेट। कंकैटिनेट या कंकैटिनेशन हम कब ज्वाइन करते हैं, सेम जब हमें 2 पैराग्राफ्स को कंबाइन करना हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम 2 पैराग्राफ्स को स्प्लिट कर रहे थे या 2 सेंटेंसेस को स्प्लिट कर रहे थे। अब इन केस कि हमें 2 पैराग्राफ्स को, डिफरेंट पैराग्राफ्स को, उनको इकट्ठा करना हो तो हम क्या करेंगे, सेम लाइक मैथ जिस तरह हम a+b करते थे, इसी तरह हम क्या करेंगे, हम अपने एक पैराग्राफ को एक स्ट्रिंग के अंदर सेव करवाएंगे। स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू योर फर्स्ट पैराग्राफ and string 2 is equals to your second paragraph, right? This is my second string, ठीक है। और हम इसको अगर हमने कंबाइन करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक थर्ड स्ट्रिंग जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और उसमें हम स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को प्लस के साइन के साथ, जो कि स्ट्रिंग के साथ जब यूज होता है तो कंकैटिनेट को शो करता है, राइट। जब हम प्लस का साइन यूज करेंगे, इट मीन्स वी आर गोइंग टू कंकैटिनेट बोथ पैराग्राफ्स, बोथ सेंटेंसेस, right? And then we are simply going to print string 3. So here you can see that our 2 different sentences that were stored in 2 different variables are now going to be combined in one string. This is the first function of string. अच्छा, जब भी हम functions की बात करते हैं, functions के कुछ rules होते हैं, ठीक है। जब भी हम function यूज करेंगे, अब जिस तरह हम second function यूज करने जा रहे हैं, string length, ये हम कब यूज करते हैं, जब डिफरेंट सिनेरियोज में हमें पैराग्राफ की लेंथ को चेक करना हो। फॉर एग्जांपल ब्लॉग राइटिंग के लिए जब हमें ब्लॉग दिया जाता है तो हमें साथ में वर्ड लिमिट दी जाती है कि 2000 वर्ड लॉन्ग आपका जो डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेंथ का फंक्शन, और भी डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जिसमें हम लेंथ का फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब द सेम कोड को हमने कॉपी किया, हमने स्ट्रिंग 1 में फर्स्ट स्ट्रिंग को शो किया, स्ट्रिंग 2 के वेरिएबल में सेकंड स्ट्रिंग को शो किया, और स्ट्रिंग 3 में हमने इन दोनों को कंकैटिनेट कर दिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी लेंथ चेक कर रहे हैं कि इन दोनों पैराग्राफ्स को या स्ट्रिंग को कंबाइन करने के बाद हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो वो करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, हम लेंथ का फंक्शन यूज करेंगे, राइट। हम लेंथ का फंक्शन यूज करते हैं। लेंथ का फंक्शन क्या करता है कि जो हमारा पैराग्राफ होता है उसकी ओरिजिनल लेंथ जो होती है वो हमें दे देता है। अभी जो हमने 2 डिफरेंट पैराग्राफ्स को या 2 डिफरेंट सेंटेंसेस को कंकैटिनेट किया है, तो अब उसकी लेंथ कितनी है, 48। हमेशा याद रखें कि हमारी जो स्पेसेस होती हैं, एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, वो भी बीच में काउंट हो रही होती है, ठीक है। जब भी हम पैराग्राफ की लेंथ चेक कर रहे होते हैं तो सिर्फ कैरेक्टर्स ही काउंट नहीं हो रहे होते हैं, बीच में जो स्पेसेस होती हैं वो भी काउंट हो रही होती हैं, राइट। उसके बाद हम चलते हैं, अब यहाँ देखें स्ट्रिंग 1, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग,
राइट। अब हमने इसकी लेंथ चेक की है थ्रू लेंथ फंक्शन, ठीक है। और इसमें लेंथ के फंक्शन में लेंथ की फंक्शन की क्या सिंटैक्स है, हम क्या लिखते हैं, हम LEN लेंथ, और फिर उसके बाद हमेशा पैरेंथेसिस यूज होती हैं। फंक्शंस के साथ हम हमेशा पैरेंथेसिस यूज करते हैं, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जब लिस्ट में जाएंगे तो लिस्ट के फंक्शन और स्ट्रिंग के फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है वो इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। फॉर नाउ यू मस्ट नो दैट कि जब भी हम लेंथ के फंक्शंस को यूज कर रहे होते हैं तो लेंथ के फंक्शंस के साथ हम हमेशा पैरेंथेसिस यूज कर रहे होते हैं, राइट। तो अभी ये क्या है, इसमें जो सेंटेंस है उसकी लेंथ 24 है, राइट। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने एक टैब की स्पेस दे दी, मींस कि मैंने इसमें 4 स्पेसेस इंसर्ट कर दी। दिस इज माई एंड देन देयर आर 4 स्पेसेस फर्स्ट स्ट्रिंग। तो पहले इस स्ट्रिंग की लेंथ 24 थी, अब इस स्ट्रिंग की लेंथ 29 है। इट मींस कि जितनी भी स्पेसेस होती हैं वो भी काउंट हो रही होती हैं। तो लेंथ का फंक्शन जो है वो कैरेक्टर्स के साथ साथ वर्ड्स के साथ साथ स्पेसेस को, एम्प्टी स्पेसेस को भी काउंट कर रहा होता है, राइट। ये बेसिकली तब यूजफुल होता है जब हम डाटा को प्री प्रोसेस कर रहे होते हैं, डाटा को क्लीन कर रहे होते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि पहले डाटा की लेंथ इतनी थी और क्लीनिंग करने के बाद हमारा जो ओरिजिनल वैल्यूएबल कंटेंट हमें मिला है, लेंथ जो ओरिजिनल वैल्यूएबल हमें डाटा मिला है वो उसकी लेंथ इतनी है, राइट। तो ये वहाँ उस सिनेरियो में बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रिंग में हमारे सिर्फ स्पेसेस ही काउंट नहीं हो रही होती, हमारे जितने भी सिंबल्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो सब भी काउंट हो रहे होते हैं, राइट। अभी लास्ट में मैंने 4 स्पेसेस इंसर्ट की थी और अब इस वाले में मैंने एक सिंबल भी इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पर भी मैंने सिंबल इंसर्ट कर दिया है और यहाँ पर भी मैंने सिंबल इंसर्ट कर दिया है, और अब इसकी लेंथ कितनी है, 34, राइट। चलें जी, अब बात करते हैं इंडेक्सिंग की। इंडेक्सेस क्या होते हैं, जब भी हम कोई डाटा सेव कर रहे होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, उसको एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो चुकी होती है, राइट। फॉर एग्जांपल अभी हम देखें, हमने अहमद एक स्ट्रिंग है, अब इसकी मेमोरी में इसकी लोकेशन क्या होगी, यूजली 1 2 3 4 5 के हिसाब से हमारी मेमोरी एलोकेशन हो रही होती है। लेकिन जब हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो इंडेक्सिंग हमेशा हमारा स्टार्ट होता है 0 से, राइट। तो हमारी 0th लोकेशन पे क्या होगा, A, फर्स्ट लोकेशन पे क्या होगा, H, सेकंड लोकेशन पे क्या होगा, M, राइट। तो हम क्या करेंगे, 0 लोकेशन पे हमारा A है, फर्स्ट लोकेशन पे H है, सेकंड लोकेशन पे M है, और थर्ड लोकेशन पे 3 एंड सो ऑन। इसी तरह 5th लोकेशन पे हमारी एम्प्टी स्पेस है, राइट। 6th लोकेशन पे अगेन A, 7 पर L, 8 पर I, ठीक है। इंडेक्सिंग क्या करती है बेसिकली, ओके। अब हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, स्ट्रिंग दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम देख सकें कि हमारी फर्स्ट लोकेशन पे कौन सा करैक्टर मौजूद है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंडेक्सिंग को यूज करते हैं। हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग 1 और उसके अंदर इंडेक्सिंग के लिए हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। जब भी हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो इंडेक्सिंग के लिए हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, राइट। हमने क्या किया, हमने कहा स्ट्रिंग 1 में हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज की और हमने कहा 0th लोकेशन पे जो भी एलिमेंट मौजूद है वो हमें शो कर दो, राइट। और जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो 0th लोकेशन पे ये हमारी 0th लोकेशन, राइट, T मौजूद है, ओके। अगर हम 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लोकेशन की हम बात करें तो 4th लोकेशन पे क्या है, स्पेस है। तो अब अगर हम इसको 4th कर देते हैं, 4th पे हमारी स्पेस है, तो यहाँ पर कुछ भी आपको विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है, इट मीन्स इट्स अ स्पेस। और अगर हम इसको कर देते हैं 5th, तो 5th लोकेशन पे हमारे क्या वैल्यू मौजूद है, I। अभी 0 एंड फर्स्ट लोकेशन पे 0th पे हमारा T था, फर्स्ट लोकेशन पे हमारा H है। इसी तरह अगर हम 5th लोकेशन एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारी 5th लोकेशन पे I मौजूद है, राइट। इस तरह क्या होता है कि हम स्ट्रिंग, कोई सब स्ट्रिंग को निकालना चाहें या कोई स्लाइस को एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो उसके लिए हम इंडेक्सिंग को यूज कर रहे होते हैं, राइट। इन द सेम वे अगर मैं इसकी लेंथ चेक करना चाहूँ कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ 24 है। इट मीन्स कि इसके इंडेक्सेस कहाँ, 0 से स्टार्ट होके 23 तक जाएंगे, राइट। क्योंकि हम होते हैं वो हमेशा हमारे टोटल वैल्यू का से एक कम होते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग क्या होता है,
स्लाइसिंग बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी स्ट्रिंग का कुछ पार्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है, स्पेशली यूज इन मशीन लर्निंग, राइट, टू एक्सेस सम पार्ट ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ में से हमें कोई भी स्मॉल चंक जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, कोई भी एक इंपॉर्टेंट फ्रेज एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, स्लाइसिंग यूज कर रहे होते हैं। और स्लाइसिंग हम किस तरह अचीव करते हैं, थ्रू इंडेक्सिंग। आगे चलते हैं, अगर हमें स्टार्टिंग और एंडिंग, हमें बीच में से एक स्पेसिफिक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग जो है, जो स्लाइस हम लेना चाह रहे हैं, वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होके 3 इंडेक्स तक चला जाए। तो 0 इंडेक्स पर हमारे टी मौजूद है, फर्स्ट पर एच मौजूद है और आई पर हमारा 3rd इंडेक्स है। ऐसे ही है। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ रही होगी, टी एच आई। और अगर हम इसको 4 तक ले जाएं तो अब क्या आ रहा है हमारा दिस, एक पूरा वर्ड हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया स्ट्रिंग में से, ठीक है। इसी तरह से हमारे मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं और उनमें से हमें जब किसी चंक्स को, स्लाइस को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हमें उसका स्टार्ट इंडेक्स और हमें उसका एंडिंग इंडेक्स देना होता है। अब आप पूछेंगे कि ये इंडेक्सेस हमें कैसे आइडिया होगा। ऑब्वियसली पहले हम हमेशा लेंथ चेक करते हैं और उस लेंथ के बाद हमें आइडिया हो जाता है कि ये लेंथ है और इस लेंथ के अकॉर्डिंग हम उसमें से पीस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इंडेक्सिंग में ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमारा हमेशा फर्स्ट इंडेक्स इंक्लूडेड होता है, जबकि जो लास्ट इंडेक्स होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल में हमने कहा है स्ट्रिंग 1, दिस इज माई फर्स्ट स्ट्रिंग, और इसमें से मैं चाह रही हूँ कि ये हमारा दिस वाला जो पार्ट है, इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर 6 तक की जो वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाए। अभी इंडेक्स 1 पर क्या मौजूद है, एच आई एस एंड देन दिस वन, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 एस तक हमारा ये जाएगा, राइट। एक्सट्रैक्ट करके इसको ये वाला स्लाइस लेकर आना है, लेकिन ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमारा जो लास्ट इंडेक्स होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। ये हमें 5th तक एक्सट्रैक्ट करके लाएगा। 5th तक इंडेक्स पे जो वैल्यू मौजूद होगी वो वाला चंक ये हमारे लिए वो वाला स्लाइस एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा। जो 6th 1 इंडेक्स पर वैल्यू मौजूद होगी वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगी, राइट। जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारा ये वाला स्लाइस, ये वाली सब स्ट्रिंग जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर आई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह अगर हमने कोई पैराग्राफ में से एक्सट्रैक्ट करना हो कि हम एक स्पेसिफिक लोकेशन दे दें और हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ से लेके एंड तक जितना भी पैराग्राफ है वो सब का सब जो है वो स्लाइसिंग में होके हमारे पास आ जाए या एक्सट्रैक्ट होकर हमारे पास आ जाए, तो हम क्या करेंगे, अगेन हमने एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस जो है वो डिक्लेयर किया और हमने कहा कि इसमें से एक्सट्रैक्ट करके ले आओ, 6th लोकेशन से स्टार्ट करो टिल लेंथ स्ट्रिंग 1 एंड तक चले जाओ, यानी जितनी उस स्ट्रिंग की लेंथ है उस पूरी लेंथ तक का जो पार्ट है वो एक्सट्रैक्ट करके ले आओ। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, 6th से, 6th एलिमेंट से। अब 6 कहाँ स्टार्ट हो रहा है, दिस इज 0 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6th, राइट। यहाँ से आपका S से स्टार्ट होगा और ऑनवर्ड टिल एंड तक आपका तमाम जो स्ट्रिंग है वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम लेंथ का फंक्शन यूज नहीं करना चाह रहे तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की और हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग 1 जिस इंडेक्स से हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहां से स्टार्ट करके टिल एंड तक हम एंडिंग इंडेक्स नहीं देंगे। जब हम एंडिंग इंडेक्स नहीं देते हैं तो पाइथन एज्यूम कर लेता है बाय डिफॉल्ट कि मुझे एंड तक जितनी भी पैराग्राफ, जितना भी कंटेंट मौजूद है वो सब एक्सट्रैक्ट करके लाना है। इसी तरह राइट, अब यहाँ पर हमने एंड में कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यूजली हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपना स्ट्रिंग 1 जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है हम वो दे रहे होते हैं और साथ हम अपना स्टार्टिंग इंडेक्स दे रहे होते हैं और एंडिंग इंडेक्स दे रहे होते हैं, राइट। अगर हम एंडिंग इंडेक्स नहीं देंगे, सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन ये अज्यूम कर लेगा कि इनको एंड तक सारा पार्ट चाहिए, वो एंड तक पूरा जितना भी पैराग्राफ होगा वो सारा रिट्रीव करके ले आएगा। इन द सेम वे अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते हैं, अब जिस तरह इस एग्जाम्पल में हमने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है, हमने सिर्फ एंडिंग इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो अब पाइथन क्या अज्यूम करेगा कि इनको स्टार्ट से लेके सारा चाहिए,
ठीक है। अब जिस तरह हमने कहा कि एंडिंग हमारा कहाँ होना चाहिए, 6 पर, और स्टार्टिंग हमने वैल्यू नहीं दी है, तो इट एक्सट्रैक्ट स्टार्ट टू टिल 6 इंडेक्स, स्टार्ट से लेके 6 इंडेक्स तक जितना भी कंटेंट था, जितना पैराग्राफ था, जितनी बड़ी स्ट्रिंग थी, उस सब को वो एक्सट्रैक्ट करके ले आया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, स्लाइसिंग विद नेगेटिव इंडेक्स। स्लाइसिंग के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी मौजूद होती है। अब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है और फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होके ऑनवर्ड आगे की तरफ चलती है, जबकि नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग में आपको पता है 0 नहीं होता है, कि 0 इज अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग आपकी -1 से स्टार्ट होके एंड से स्टार्ट होती है, राइट। अब जिस तरह ये एक टर्म है एप्पल, राइट, अब इसकी अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट की जाए तो -1, -2, -3, -4 एंड -5 तक ये जा रही है, राइट। हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की और उसके अंदर क्या वैल्यू है, एप्पल, और हम चाह रहे हैं कि -3 से लेके -1 तक की जो वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट होकर आ जाए। तो अब वो कौन सी वैल्यू होगी, -3 से लेके -1 तक। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि जो लास्ट एलिमेंट होता है वो हमारा इंक्लूड नहीं होता है, राइट। तो -1 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, ये सिर्फ -3 और -2 तक की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके लाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अभी हमने स्ट्रिंग देखा, स्ट्रिंग के डिफरेंट छोटे छोटे से फंक्शंस देख लिए। अब कुछ आ जाते हैं बिल्ट इन फंक्शंस की तरफ। स्लाइसिंग को हमने देखा, अब हम कुछ स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस को देख लेते हैं। तो हम 5 डिफरेंट बिल्ट इन फंक्शंस को देखेंगे। स्ट्रिंग के सिर्फ यही फंक्शंस नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत से फंक्शंस मौजूद हैं जो आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे काम ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन आप पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन से उनको देख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप इन तमाम फंक्शंस को मेमोराइज करें, ठीक है। ये आप रन टाइम पर भी साथ साथ हेल्प इंटरनेट से, गूगल से ले रहे होते हैं, क्योंकि बेतहाशा हमारे पास फंक्शंस मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमें इन सबको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। जब आप एक दफ़ा कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं तो आप साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन को भी साथ में ओपन रखते हैं, ताकि इसके साथ साथ हम उससे हेल्प लेते रहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग फंक्शंस। अब हम डिफरेंट स्ट्रिंग फंक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एंड्स विद। स्ट्रिंग फंक्शन एंड्स विद क्या करता है, हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, स्ट्रिंग 1, एंड द स्ट्रिंग इज आई लव पाकिस्तान। इसी तरह से हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत से बड़े पैराग्राफ्स हो सकते हैं, बहुत सी टेक्स्ट मौजूद होता है, और अगर हम चाहते हैं, हम एक स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करना चाह रहे हैं, या हम चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर ये वर्ड आ रहा हो वो उस लाइन को या उस सेंटेंस को एक्सट्रैक्ट करके ले आए, इस तरह के सिनेरियोज में हम एंड्स विद जो फंक्शन है वो यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि इस स्ट्रिंग के अंदर जहाँ पर भी AN के साथ एंड हो रहा है पैराग्राफ, ठीक है, अगर तो एंड हो रहा है तो वो मुझे बता दो, और अगर नहीं एंड हो रहा तो भी मुझे बता दो, ठीक है। तो जो सा भी सेंटेंस हमारा पूरे पैराग्राफ में जो AN के साथ एंड हो रहा होगा तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। एंड्स विद हमेशा हमें क्या रिटर्न करता है, हमें बूल वैल्यू रिटर्न करता है, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। जो भी वैल्यू हम फंक्शन में पास कर रहे होंगे, अगर तो वो सेंटेंस उस वैल्यू के साथ एंड हो रहा होगा तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वो उस वैल्यू के साथ एंड नहीं हो रहा होगा तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अब जिस तरह हमने सेंटेंस दिया है आई लव पाकिस्तान, और हमें यहाँ पे फंक्शन यूज किया है कि स्ट्रिंग के साथ फंक्शन यूज करें एंड्स विद, अगर तो ये AN के साथ एंड हो रहा है सेंटेंस तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। नेक्स्ट में हमने दोबारा इस फंक्शन को यूज किया है विद डॉट। क्या हमारे सेंटेंस में डॉट मौजूद है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर मौजूद है, नहीं मौजूद है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट है वो ट्रू है और जो सेकंड रिजल्ट है वो हमारा फॉल्स है। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है हमारा कैपिटलाइज का। कैपिटलाइज क्या करता है कि हमारे सेंटेंस में अगर कोई लेटर लोअर केस में है तो वो उसको क्या कर देगा, कैपिटलाइज कर देगा। जिस तरह हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया आई लव पाकिस्तान, और यहाँ पे आई जो है वो हमारा क्या है, लोअर केस में है। अब हमने इसको कैपिटलाइज करना है तो हम किस तरह करेंगे, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज का फंक्शन यूज करेंगे। तो अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखिए ये हमें क्या दे रहा है, हमारा लोअर केस जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करवाने के बाद दोबारा प्रिंट करेंगे तो ये हमें ओरिजिनल
स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा होगा। कैपिटलाइज जो है वो हमेशा एक दफ़ा ही जो है वो चेंजेस कर रहा होता है। सेकेंड टाइम अगर आपको सेम चेंजेस के साथ चाहिए वही स्ट्रिंग, तो हमें उस स्ट्रिंग को एक थर्ड स्ट्रिंग में सेव करवाना होगा, राइट? जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, हमने क्या किया, स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर किया है आई लव पाकिस्तान, और उसके अंदर हमने क्या किया है, हमने इसको कैपिटलाइज करवा के इस फंक्शन को, इसको एक सेकंड स्ट्रिंग के अंदर सेव करवा लिया। अब हम इसको जितनी बार भी प्रिंट करवाएंगे ये हमें कैपिटलाइज ही आंसर दे रहा होगा। आई हमेशा हमारा कैपिटलाइज ही होगा। दोबारा से फर्स्ट ट्राई जिसमें हमारा आई कैपिटल आ रहा है, अब हमने सेकंड ट्राई की है, दोबारा से उसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया है, तो अगेन हमारे पास कैपिटल लेटर में ही वैल्यू आ रही है, राइट? सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ कैपिटलाइज। द थर्ड वन फंक्शन इज रिप्लेस। रिप्लेस में हम क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रिंग में जब हम डॉट रिप्लेस का फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हम बेसिकली क्या चाह रहे होते हैं कि हमारी कोई एक वैल्यू है या कोई एक वर्ड है या कोई एक सेंटेंस है, हम उसको एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं, उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी स्ट्रिंग ली आई लव पाकिस्तान और एंड आई वांट दैट कि जहां पर भी मेरी स्ट्रिंग ए स्मॉल मौजूद है उसको मैं रिप्लेस कर दूं विद कैपिटल ए के साथ। तो हमने फंक्शन यूज किया स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, और यहाँ पर हमने पहले हम क्या देंगे, ओल्ड वैल्यू देंगे पैरेंथेसिस के अंदर, और उसके बाद हम अपनी न्यू वैल्यू देंगे, राइट? तो अब ये क्या करेगा कि उस सेंटेंस में, उस पैराग्राफ में जहां जहां भी स्मॉल हमारा या लोअर केस में ए मौजूद होगा उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, रिप्लेस कर देगा विद द कैपिटल ए। इन द सेम वे ये एक करेक्टर को रिप्लेस कर रहा है। अगर हमें पूरे वर्ड को रिप्लेस करना हो तो अगेन हम यहाँ पे पाकिस्तान को रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं विद लाहौर। सो पैरेंथेसिस में फर्स्ट वैल्यू आप क्या देंगे, आप अपनी ओल्ड वैल्यू देंगे, और सेकंड वैल्यू आप क्या देंगे, आप अपनी न्यू वैल्यू देंगे जिसके साथ आप अपडेट करवाना चाह रहे हैं या रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं, राइट? एंड दिस इज द आउटपुट। नेक्स्ट फंक्शन इज फाइंड। क्या करेगा, हम जो भी वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हैं वो उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करवा देगा, ठीक है? इस एग्जांपल में देखें तो हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, और इस स्ट्रिंग को जब हमने फाइंड किया हमने कहा स्ट्रिंग डॉट फाइंड, और फाइंड का फंक्शन हमने यूज किया और हमने वैल्यू पास की पाकिस्तान कि इस स्ट्रिंग में से पाकिस्तान जहां भी जिस लोकेशन पर भी मौजूद है वो हमें रिटर्न कर दो, ठीक है? तो उसने हमें रिटर्न कर दिया 7, यानी पाकिस्तान किस लोकेशन पर मौजूद है, किस इंडेक्स पर मौजूद है, 7th इंडेक्स पर मौजूद है, राइट? तो इस तरह के ये फंक्शंस, छोटे छोटे से फंक्शन यूज करके हम कंटेंट को फाइंड करते हैं और फिर उनकी स्लाइसिंग करते हैं, और फिर उस तरह से हम जो कंटेंट में से फर्दर अपने स्ट्रिंग में से फर्दर सब स्ट्रिंग जो है, स्लाइस जो है, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं। इसी तरह अब अगर हम कोई वर्ड फाइंड कर रहे हैं जो कि हमारे पैराग्राफ में मौजूद नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, जिस तरह कि ये हमारी स्ट्रिंग है और हम इसमें से फाइंड कर रहे हैं कि लाहौर को ढूंढ कर लाओ, तो स्ट्रिंग डॉट फाइंड का फंक्शन हमने यूज किया और वैल्यू हमने इसमें पास कर दी। जब हमने इसमें लाहौर की वैल्यू पास की देन इट शोज -1। -1 मीन्स नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है कि ये वर्ड इस पैराग्राफ में या इस सेंटेंस में मौजूद नहीं है। क्लियर? होपफुली फाइंड की फंक्शनैलिटी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम काउंट का फंक्शन यूज करते हैं। काउंट का फंक्शन क्या करता है, ये हमें रिटर्न करता है कि ये स्पेसिफिक पैराग्राफ में अकर हुई है, तो ये जितनी बार अकर हुई होगी वो हमें नंबर रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की है और इस स्ट्रिंग में हम ये जानना चाह रहे हैं कि आई की वैल्यू या आई जो लेटर है वो कितनी दफा अकर हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम उस स्ट्रिंग के साथ डॉट काउंट का फंक्शन यूज करेंगे और बीच में हम वैल्यू पास करेंगे, ठीक है? और ये वैल्यू जितनी दफा भी इस सेंटेंस में या इस पैराग्राफ में अकर हुई होगी वो हमें उतने नंबर्स रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आई जो है वो हमारे सेंटेंस में 2 टाइम्स अपीयर हुआ है, राइट? देन इट रिटर्न्स अस विद द वैल्यू 2। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग फंक्शंस। अब कुछ बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज में, सी, सी शार्प, जावा,
डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमने देखा है कि हम इफ एल्स के फंक्शंस को यूज कर रहे होते हैं। तो इफ बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, जब कोई कंडीशन होती है और हमने उस कंडीशन को वैलिडेट कर रहे होते हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसके जो सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या होता है, हमारा कंट्रोल वापस मूव कर जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पर, या हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया एज का वेरिएबल एक लिया और हमने डिक्लेयर किया कि एज इज इक्वल टू 16 है। अब हमने कंडीशन ये फाइनलाइज की है कि इफ एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 16 हो, ठीक है। अगर आपकी एज 16 से ज्यादा है देन यू कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग। अगर एज 16 से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, यू कैन ड्राइव, आपकी एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, यू कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग, राइट। दिस इज अ सिंपल इफ स्टेटमेंट। ये क्या चेक करता है, कंडीशंस को चेक करता है। अगर तो कंडीशन मीट होगी तो आपकी जो सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। इन द सेम वे आपके प्रोग्राम में जितनी भी इफ स्टेटमेंट्स होंगी वो सब की सब एग्जीक्यूट होती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया, हमने एक नंबर डिक्लेयर किया, नंबर के नाम से हमने एक वेरिएबल लिया और हमने उसको डिक्लेयर किया कि उसकी वैल्यू है 5। हमने कहा कि अगर इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो तो प्रिंट हो जाए नंबर इज ग्रेटर 1। इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो क्या प्रिंट हो जाए, नंबर इज ग्रेटर देन 2। इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है तो क्या हो जाए, नंबर जो है वो ग्रेटर देन 3 प्रिंट हो जाए। अब ये स्टेटमेंट आपकी 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, क्यों, क्योंकि आपकी कंडीशन ट्रू है। क्यों, क्योंकि आपने जो नंबर डिक्लेयर किया हुआ है दैट इज 5 and that is greater than 1, 2 and 3। क्लियर। तो इस केस में हमारी तीनों इफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं जिसमें हम ये चाह रहे होते हैं कि अगर तो कंडीशन ट्रू हो तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। यानी हमारे पास सिर्फ कंडीशन एक ही मौजूद है। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमारे पास जितनी इफ थी उतनी कंडीशन थी। यहाँ पर हमारे 3 इफ्स थे और हमारी 3 कंडीशंस थी, राइट। हम तीनों कंडीशंस को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करवा रहे थे, इवेलुएट कर रहे थे, कंडीशंस की वैलिडिटी को चेक किया जा रहा था। जबकि यहाँ पर जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या करती हैं, इफ इज अ कीवर्ड, ये एक रिजर्व वर्ड है, इसको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इफ और एल्स की स्ट्रक्चर में देयर आर बेसिकली 3 to 4 स्ट्रक्चर। नंबर 1 इज इफ स्ट्रक्चर, नंबर 2 इज इफ एल्स स्ट्रक्चर, नंबर 3 इज इफ एल्स इफ एल्स स्ट्रक्चर। और अब हम सेकंड स्ट्रक्चर को देख रहे हैं दैट इज इफ एल्स। तो यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया एज इज इक्वल्स टू 14। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 है तो क्या प्रिंट कर दे, अप्लाई फॉर ड्राइविंग। एल्स यानी अगर एज 16 से ज्यादा नहीं है, कम है, तो फिर क्या प्रिंट कर दे, यू आर अंडर एज, राइट। अब इस सिनेरियो में क्या है, आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसको आपने इवैल्यूएट करना है। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अब हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, दैट इज 14। सो अगर हम इस कंडीशन को इवैल्यूएट करते हैं तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, क्या ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं, क्योंकि ये हमारी कंडीशन क्या है कि एज हमारी ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल्स टू 16 होनी चाहिए। तो हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी, यू आर अंडर एज। नेक्स्ट हमारा सिनेरियो है एल्स इफ का। C++ में, जावा में हम इसको इफ और एल्स इफ लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन पाइथन में इसको एलिफ कहा जाता है, यानी EL and IF, एलिफ, राइट। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो है, यहाँ पर हम अगेन 2 कंडीशंस दे रहे हैं, ठीक है। इफ में भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, एलिफ में हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल कंडीशंस होती हैं लेकिन एग्जीक्यूट सिर्फ एक कंडीशन हो रही होती है। इफ के अंदर जितनी कंडीशंस होंगी, मल्टीपल इफ्स के अंदर जितनी कंडीशन होंगी वो सब की सब एग्जीक्यूट होंगी, जबकि इफ और एल इफ में आपके पास अगर 10 भी कंडीशंस मौजूद हैं तो एग्जीक्यूट सिर्फ एक ही हो रही होगी। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 है
देन प्रिंट हो जाएगा अप्लाई फॉर ड्राइविंग। एल्स इफ अगर एज लेस देन इक्वल टू 16 है तो फिर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा यू आर अंडर एज। तो हमारी एज के वेरिएबल में क्या है, 18 है। तो अब क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, ऑब्वियसली द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, तो हमारा ये वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और नीचे वाला जो पार्ट है वो स्किप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एफ, एल्स, एलिफ और एल्स। दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है, इफ, एलिफ एंड एल्स। अब इफ में क्या है, सेम वही सिनेरियो है कि अगर तो एज 16 से ज्यादा है तो अब क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए अप्लाई फॉर ड्राइविंग। अगर एज 16 के इक्वल है तो प्रिंट हो जाए जस्ट एलिजिबल, राइट। और एल्स यानी अगर 16 से कम है तो फिर क्या हो जाएगा, यू आर अंडर एज। तो इस वक्त हमने वैल्यू क्या दी हुई है, 18। तो इट्स मीन कि अब कौन सी वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, कौन सी वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। ओके, हमारी एज है 18, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, एज ग्रेटर देन 16? यस, ये कंडीशन ट्रू है, तो हमारी ये वाली पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या हमारी एज, जब हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट कंडीशन मीट हो गई, एग्जीक्यूट होगी, तो बाकी जो कंडीशन है वो सब क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। दिस इज द सेम प्रोग्राम। ओके, अब हमने एक न्यू प्रोग्राम लेते हैं। अब इसमें क्या है, हम रन टाइम पे यूजर से इनपुट लेंगे। ये सब प्रोग्राम जो ऊपर हमने देखे थे दैट वर हार्ड कोडेड। हार्ड कोडेड मीन्स कि हम खुद से वैल्यू दे रहे थे और उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा था, ठीक है। एंड दिस वन इज द रन टाइम प्रोग्राम, कि हम रन टाइम पर यूजर से इनपुट ले रहे होंगे, ठीक है। अभी जितने भी असाइनमेंट्स मैंने आपको दी हैं वो रन टाइम की असाइनमेंट्स दी हैं कि आप रन टाइम पे यूजर से इनपुट ले रहे होंगे, जिस तरह के हम फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें सिनेरियो क्या है कि हमने मार्क्स का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और हम यूजर से रन टाइम पर इनपुट ले रहे हैं, जिस तरह के कल के लेक्चर में हमने किया था कि हम इनपुट का फंक्शन यूज करते थे और हम उससे क्या करवा रहे हैं कि अपने मार्क्स एंटर करो, और फर्दर हम उसको क्या कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं उस नंबर को, क्योंकि हमें पता है कि इनपुट के साथ जब भी हम स्ट्रिंग यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो हमें करैक्टर में मिल रही होती है, स्ट्रिंग फॉर्म में मिल रही होती है, तो हमें उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर हम टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। अब कंडीशन क्या है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है तो प्रिंट कर दे ग्रेड ए प्लस। एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है तो क्या प्रिंट कर दे, ग्रेड ए। एलिफ अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 है, अब क्या प्रिंट कर दे, ग्रेड बी। इसी तरह अगर मार्क्स 60 हैं तो ग्रेड सी प्रिंट हो जाए, मार्क्स 50 हैं तो ग्रेड डी हो जाए, और अगर 50 से कम है तो फिर क्या होगा, फेल एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। हमने इसको एग्जीक्यूट किया, एक इनपुट बॉक्स हमारे सामने शो हो गया और हम क्या करते हैं, हम इसमें एंटर करते हैं 90। अब 90 पर हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ग्रेड ए प्लस मिलना चाहिए, ठीक है जी। ये हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, ग्रेड ए प्लस। ओके, हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब अगर हम इसको मार्क्स दे देते हैं 40, तो अब हमें क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, फेल। अब हमारा ग्रेड क्या है, एफ, एंड दैट इज फेल, ठीक है। अब इस सिनेरियो में क्या है, ये तमाम कंडीशंस को वन बाय वन चेक करेगा। अगर कोई भी कंडीशन मीट नहीं हो रही होगी तो एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इनमें एलिफ फंक्शन में हमारी सिर्फ एक टाइम पर एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही होती है और बाकी सब स्किप हो रहे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेस्टिंग। नेस्टिंग क्या होता है, अ स्टेटमेंट विद इन अनदर स्टेटमेंट। एक कंडीशन के अंदर हम दूसरी कंडीशन को पास कर रहे होते हैं। हमने कहा एक सिनेरियो ले लेते हैं कि इफ एज ग्रेटर देन 18 है एंड इफ, अगेन सेकंड इफ हम लगा रहे हैं, नेक्स्ट इफ के अंदर एक और इफ लगा रहे हैं कि अगर एज, इफ एज ग्रेटर देन 80 है तो क्या हो, प्रिंट हो जाए एज रिस्ट्रिक्शन, यू कांट ड्राइव। 18 प्लस तो है एज, लेकिन एट द सेम क्या है, 80 प्लस बी है। तो अब जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं हो रही हैं तो हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग
एंड कंडीशनल स्ट्रिंग्स एंड कंडीशनल स्ट्रक्चर। अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टपल्स एंड लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? हमने सी प्लस प्लस, जावा और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेज का कॉन्सेप्ट देखा है। एरेज क्या होती हैं? बेसिकली बहुत से सिनेरियोज ऐसे हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा तादाद में डाटा को एंटर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और मैंने उन 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर कर लिए हैं। मार्क्स 60, मार्क्स 70, मार्क्स 80, 90, 55। ठीक है, इस फॉर्म में तो ये डाटा ठीक है, लेकिन अगर मेरी क्लास में 100 प्लस स्टूडेंट्स हैं तो अब क्या होगा? अब मुझे 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे और 100 डाटास की एंट्री करनी होगी, राइट? Automatic thing for me and as well it's very time consuming. तो इस सिनेरियोज में हम क्या यूज करते हैं? हम लिस्ट को यूज करते हैं। एरेज में क्या होता है? एरेज बेसिकली हम यूज करते हैं जब सेम टाइम का डाटा जो है, सेम टाइप का डाटा जो है, जिसकी डाटा टाइप सेम हो, उसको हम एक वेरिएबल में सेव करवा रहे होते हैं, राइट? इसी तरह लिस्ट को हम क्या कर रहे होते हैं? लिस्ट में भी हम सेम टाइप का डाटा सेव करवा रहे होते हैं, लेकिन द मेजर डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरेज इज दैट कि एरे में आप सिर्फ एक ही टाइप का डाटा सेव करवा सकते हैं, जबकि लिस्ट में हम मल्टीपल टाइप्स का डाटा एक साथ सेव करवा सकते हैं, राइट? ये हम आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल, एक लिस्ट डिक्लेयर की, सेम लाइक अ वेरिएबल विद द नेम मार्क्स, और यहाँ पर हमने उन तमाम मार्क्स को सेव करवा दिया एक लिस्ट में। लिस्ट को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ शो कर रहे होते हैं और उसको हमने सिंपली प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब अगर हम इसकी टाइप चेक कर लें कि जो मार्क्स का वेरिएबल जो हमें लग रहा है कि ये वेरिएबल है, अगर हम इसको चेक कर लें तो इसकी टाइप क्या है? तो इट्स टाइप इज अ लिस्ट। ठीक है, और ये जितना भी डाटा जो कि पहले हम एक एक वेरिएबल में सेव करवा रहे थे, वो हमने एक ही गो में एक लिस्ट में सेव करवा दिया है और वो हमारे पास इस फॉर्म में शो हो गया है। इसी तरह से अगर हमें लिस्ट के अंदर से कोई डाटा को एक्सेस करना हो, रिट्रीव करवाना हो, तो यहाँ पर भी हम इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम लिस्ट का नाम देंगे और लिस्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स मेंशन कर देंगे। अब जिस तरह हमने यहाँ पे नाम मेंशन किया है मार्क्स, जो कि एक लिस्ट का नेम है, और साथ हमने इंडेक्स मेंशन कर दिया है 0, राइट? यानी 0 लोकेशन पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। इस वक्त 0 लोकेशन पे हमारे पास क्या वैल्यू है? 60, तो हमारे पास 60 शो हो गया। इसी तरह हम फर्स्ट लोकेशन पे जो वैल्यू है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो 0 एंड 1 लोकेशन पे हमारे पास क्या है? 70, तो यहाँ पर हमारे पास 70 शो हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। एरेज में हमारी एक रिस्ट्रिक्शन थी कि हम सिर्फ सेम टाइप का ही डाटा सेव कर सकते थे। अगर हम इंटीजर टाइप का डाटा सेव कर रहे हैं तो सारी एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, आइदर इट इज 100 और आइदर इट इज 1000, ऑल वुड बी मस्ट बी द सेम डाटा टाइप ऑफ इंटीजर। लिस्ट में हमें ये एडवांटेज है कि हम यहाँ पर हर तरह का डाटा सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्ट्रिंग, एक लिस्ट पास की, और उस लिस्ट का हमें कैसे पता चलेगा? ये एक लिस्ट है थ्रू स्क्वायर ब्रैकेट्स। जहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाती हैं, या तो हम इंडेक्स पास कर रहे होते हैं या फिर हम लिस्ट पास कर रहे होते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम लिस्ट पास कर रहे हैं। अब लिस्ट में किस तरह का डाटा है? अहमद, BScs एंड 980। अब यहाँ पर क्या है? ये हमारा स्ट्रिंग फॉर्म है, ये भी हमारी स्ट्रिंग है, जबकि ये क्या है? इंटीजर है, राइट? सो ये हमारे मल्टीपल टाइप का डाटा है। इसी तरह हमने स्टूडेंट 2 एक सेकेंड लिस्ट पास की, और अब हम क्या कर रहे हैं? हम इन दोनों लिस्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। सिंपल प्रिंट का हमने फंक्शन यूज किया और हम दोनों लिस्ट को प्रिंट करवा रहे हैं, और हमारी लिस्ट इस तरह से प्रिंट होगी, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, राइट? एक और डिफरेंस स्ट्रिंग का और लिस्ट का, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इट मीन्स के स्ट्रिंग्स को हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स के में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ स्ट्रिंग का कुछ पार्ट, कुछ स्लाइस जो है वो एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं, लेकिन हम स्ट्रिंग को अपडेट नहीं कर सकते हैं। लाइक हम उसको, वो इम्यूटेबल है, जबकि जो लिस्ट है, लिस्ट को हम अपडेट कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की विद द नेम हेलो, और हम वहां पे प्रिंट करवा रहे हैं उसकी 0th लोकेशन। ठीक है, अब 0th लोकेशन पे स्ट्रिंग में क्या मौजूद है? H, राइट?
ये हमारा एज प्रिंट हो गया और यहाँ पर हमने इसकी फुल लेंथ को रिट्रीव करवा लिया है। नेक्स्ट इज लिस्ट। सो लिस्ट आर म्यूटेबल, इट मीन्स के लिस्ट के अंदर जो भी कंटेंट मौजूद है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हमने एक लिस्ट पास की, उसके अंदर 3 वैल्यूज हैं, 2 स्ट्रिंग्स हैं और एक इंटीजर वैल्यू है और हमने उसको प्रिंट करवा लिया। उसके बाद मैं ये चाह रही हूँ कि स्टूडेंट जो कि हमारी लिस्ट है उसकी जो 0th लोकेशन है जिस पर अहमद मौजूद है उसको अपडेट कर दिया जाए और वहाँ पर अहमद की जगह पे अपडेट होकर अली आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ लिस्ट में पॉसिबल है जबकि स्ट्रिंग में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ये काम हम स्ट्रिंग में करेंगे और हम स्ट्रिंग में इस तरह से वैल्यू पास करेंगे कि हमारी इस लोकेशन पे जो डाटा मौजूद है उसको चेंज कर दें तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हमें एरर जनरेट होगा। राइट, लेकिन अगर हम ये काम लिस्ट में करेंगे तो ये हमें, क्योंकि लिस्ट आर म्यूटेबल। राइट, और हमने प्रिंट करवाया तो ये देखिए ये हमारी पुरानी लिस्ट थी जिसमें फर्स्ट वैल्यू अहमद थी, जबकि अब जब हमने अपडेट किया तो हमारी न्यू वैल्यू इज अली। स्ट्रिंग्स को हम अपडेट नहीं कर सकते हैं जबकि लिस्ट को हम अपडेट कर सकते हैं। अब चलते हैं सब लिस्ट और स्लाइसिंग की तरफ कि लिस्ट में से अगर हमारे पास लिस्ट मौजूद हो उसमें से कुछ पार्ट को हमने एक्सट्रैक्ट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। सेम वही रूल्स हैं जो कि हमने स्ट्रिंग साथ यूज किए थे, लेकिन मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि हमारी जो लास्ट इंडेक्स होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, वो हमेशा एक्सक्लूडेड होता है। तो हमारे पास प्रिंट होकर क्या आएगा, हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू आएगी, दिस वन। राइट, सो दिस इज द रिजल्ट्स। इसी तरह अगर हमने फर्स्ट इंडेक्स दिया है और लास्ट इंडेक्स दिया है तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होगा। लेकिन अगर हम स्लाइसिंग में हमने फर्स्ट इंडेक्स नहीं दिया है, ओनली हमने सेकंड इंडेक्स दिया हुआ है यानी एंडिंग इंडेक्स दिया हुआ है, तो पाइथन अज्यूम करेगा कि हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 है, तो वो 0 से लेके सेकंड तक जो भी वैल्यूज होंगी उनको एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 एंड 1, क्योंकि जो सेकंड इंडेक्स है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। नेक्स्ट इंडेक्स दे दिया है और लास्ट इंडेक्स नहीं दिया है तो भी पाइथन क्या अज्यूम करेगा कि ये हम लास्ट तक जितनी भी वैल्यू होगी उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये हमने 0 इंडेक्स से स्टार्ट किया, 0 टिल एंड फर्स्ट एंड सेकंड। आगे चलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग सेम लाइक स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, it starts from negative from the -1, -2 and -3। ठीक है, ये भी सेम उसी तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमने स्ट्रिंग पास की अहमद BSCS एंड 980। राइट, अब हम चाह रहे हैं कि इसमें से हम क्या एक्सट्रैक्ट, हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए यानी जो स्लाइस हमें चाहिए वो -3 से स्टार्ट हो टिल एंड। ठीक है, क्योंकि हमने एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है, इट मीन्स कि ये टिल एंड तक जो भी वैल्यू है वो एक्सट्रैक्ट करके ले आए। तो दिस इज द -3, -2 एंड देन -1 वैल्यू। राइट, और इन द सेम वे अगर हमने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया हुआ है और एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया हुआ है तो भी अगेन क्या होगा, ये हमारा सिर्फ एंडिंग इंडेक्स एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा। राइट, क्योंकि इससे आगे फर्दर और कोई इंडेक्स मौजूद नहीं है, जैसे आगे फर्दर और कोई इंडेक्स मौजूद नहीं है। This is all about for today's lecture. Hopefully you all understood very well. Still there is any query you can pass in the comment section. Definitely I'll try my best to answer all of your queries. Thank you so much. Allah Hafiz.